कार इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट 2016 अर्थशास्त्र का एक प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर, जिसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जुलाई 2016 में हुआ था, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिशेष से पूछा गया है, उपभोक्ता बजट से पूछा गया है। आरेख बनाया गया है और आरेख में पूछा गया है कि कौन उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करता है, जिसमें इस आरेख में एक्स अक्ष पर कमोडिटी वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है तथा वाई अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को दिखाया गया है। IC1 पर उपभोक्ता E0 पर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। E0 पर उपभोक्ता जब संतुष्टि प्राप्त कर रहा है तो वह OM वस्तु खरीदने के लिए कितनी मुद्रा का वहन कर रहा है या मुद्रा दे रहा है। तो जब उपभोक्ता IC1 पर संतुलन में है तो उपभोक्ता OM वस्तु खरीदने के लिए PB मुद्रा देने को तैयार है। इसके अलावा वास्तव में उपभोक्ता कितनी मुद्रा वस्तु खरीदने के लिए देता है, इसे ज्ञात करने के लिए एक नई बजट रेखा PQ1 खींची गई है। PQ1 पर उपभोक्ता IC2 के E बिंदु पर संतुलन में है। ई बिंदु पर संतुलन में है। ई बिंदु पर जब उपभोक्ता संतुलन में है तो OM वस्तु खरीदने के लिए उतनी ही मात्रा में जितनी E0 संतुलन पर खरीद रहा था उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए उपभोक्ता मतलब OM मात्रा खरीदने के लिए उपभोक्ता PA मुद्रा वहन कर रहा है, PA मुद्रा देने के लिए तैयार है। तो PA मुद्रा देने के लिए तैयार है। जब IC1 पर संतुलन में था तब PB मुद्रा देने के लिए तैयार था। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, यही अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। तो PB ज़्यादा है, PB माइनस PA, तो AB बचेगा। तो AB ही उपभोक्ता की अधिशेष या उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। AB किस ऑप्शन में दिया गया है? AB दिया गया है D ऑप्शन में, इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही आंसर D है। अगला 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में क्या है? उत्पादक संघ कार्टेल का उद्देश्य किसे अधिकतम करना है? तो ऑप्शन A व्यक्तिगत लाभ, B उद्योग का लाभ, C सदस्यों के उत्पादन का हिस्सा, D सदस्यों की ख्याति। तो उत्पादक संघ या कार्टेल का उद्देश्य जो होता है वह उद्योग का लाभ अधिकतम करना होता है। उद्योग का लाभ अधिकतम करना B ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर B है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? पैरेटो इष्टतम का, नैश संतुलन का, निम्न स्तरीय संतुलन जाल का, कोर्नो संतुलन का। तो किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, यह पैरेटो इष्टतम में बताया गया है। ए ऑप्शन सही है 3 नंबर प्रश्न का। अगला 4 नंबर प्रश्न है, स्लटस्की समीकरण व्याख्या करता है किसकी? टिकाऊ वस्तुओं की मांग की, टिकाऊ वस्तुओं की आपूर्ति की, मूल्य, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की। तो स्लटस्की समीकरण जो है मूल्य, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के बीच विभाजन की व्याख्या करता है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर प्रश्न, एल आकार का औसत लागत वक्र बड़े फर्मों को
एल आकार का औसत लागत वक्र बड़े फर्मों में देखा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए केवल वृद्धिशील प्रतिफल का नियम कार्य करता है, बी पैमाने के प्रति स्थिर प्रतिफल का नियम कार्य करता है, सी केवल स्थिर प्रतिफल का नियम कार्य करता है, डी ह्रासमान प्रतिफल के नियम की क्रियाशीलता सतत रूप से स्थगित होती रहती है। तो एल आकार का औसत लागत वक्र बड़े फर्म में देखा जाता है क्योंकि ह्रासमान प्रतिफल नियम के क्रियाशीलता सतत रूप से स्थगित होती रहती। डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न, एकाधिकारिक बाजार में दीर्घावधि संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकाधिकार में दीर्घावधि में जो बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है? कथन 1 में फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में है। 2 फर्म का प्रवेश तथा निकास नहीं होता, फर्म में प्रवेश तथा निकास नहीं होता है। उक्त कथनों में कौन सही है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर दें। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 में कोई सही नहीं है। तो एकाधिकारी बाजार में फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। सामान्य लाभ का मतलब ना हानि और न लाभ की स्थिति प्राप्त होती है और फर्मों का प्रवेश तथा निकास नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी। अगला 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बीमा बाजार की समस्या नहीं है? प्रतिकूल चयन, नैतिक संकट, असममितीय सूचना, मुख्य अभिकर्ता समस्या। तो बीमा बाजार की मुख्य अभिकर्ता समस्या नहीं है। डी ऑप्शन सही। बाकी प्रतिकूल चयन, नैतिक संकट, असममितीय सूचना ये बीमा बाजार की समस्याएं हैं। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है ऋणात्मक आय प्रभाव, धनात्मक आय प्रभाव, शून्य आय प्रभाव, असीमित आय प्रभाव। तो उपभोग के निकृष्ट वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव ए ऑप्शन में दिया गया है, ये सही है। अगला 9 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए लाभदायक है, मुद्रास्फीति बांड धारकों के लिए लाभदायक है। तो मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए मतलब लाभदायक है, कर्जदारों के लिए लाभदायक है। मुद्रास्फीति बांड धारकों के लिए लाभदायक है। मुद्रास्फीति से बांड धारकों को लाभ नहीं हानि होगी। तो 2 तो गलत हो जाएगा, 2 गलत है। फर्स्ट में मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए लाभदायक है। कर्जदारों के लिए लाभदायक है मतलब जो कर्जा लेते हैं ऋणी उनके लिए लाभदायक है। मुद्रास्फीति हाँ यह सही है, 1 सही है और 2 गलत है। तो कूट में देखते हैं क्या है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में सही केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 में कोई भी सही नहीं है। तो मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है तो केवल 1 सही हो जाएगा। बाकी बांड धारकों को लाभ नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। बांड धारकों को हानि होती है। मुद्रास्फीति से किसको किसको लाभ होता है जान लेते हैं। ऋणी को लाभ होता है मतलब कर्जदारकों को लाभ होता है, उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, कृषक को लाभ होगा, इसके अलावा निवेशक को लाभ होगा और परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा। अगर मुद्रास्फीति से हानि की बात की जाए तो उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक अर्थात कह सकते हैं बांड धारकों को हानि होती है। मुद्रास्फीति से रोजगार बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होगी, करारोपण भी बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगी और आयात भी बढ़ेगा। तो इसमें 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह केवल 1 होगा, ए सही है। अगला निकट मुद्रा की सही परिभाषा है। परिसंपत्ति जिसमें 100% तरलता है, परिसंपत्ति जिसमें मूल्य संचय कार्य नहीं है, परिसंपत्ति जो विनिमय का माध्यम है, परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता है था जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है। तो निकट मुद्रा की सही परिभाषा वही है, परिसंपत्ति जो मूल्य संचय
का कार्य पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है। 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, एमपीसी और एमपीएस के मान दिए गए हैं, गुणक का मान दिया गया है। एमपीसी 0.2 दिया गया है, तो जब एमपीसी दिया होता है तो के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 1/0.8, तो 10/8, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 को जब 5 से भाग करेंगे तो 1.25 आ जाएगा गुणक। तो 1.25 ए का जो सही आंसर है के बराबर 1.25, के बराबर 1.25 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो सी सही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। एमपीएस दिया है, एमपीएस बराबर 0.5 दिया गया है, तो एमपीएस जब दिया होता है तो के बराबर 1/MPS होता है, और यह हो जाएगा 1/0.5, दशमलव हटेगा 0, 5 कम 5 दूनी 10, तो यह के बराबर 2 हो जाएगा। तो बी का मिलान हो जाएगा 1 से, तो बी का मिलान 1 से हो जाएगा। अगला एमपीएस दिया है, एमपीएस 0.75 दिया गया है, तो एमपीएस जब दिया होता है तो 1/MPS के बराबर 1/MPS, तो 1/0.75 या दशमलव हट जाएगा तो 100/75 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, और 3 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। तो सी का मिलान हो जाएगा 1.33 किसमें है, थर्ड में 1.33। जब एमपीएस 0.75 दिया हो तो गुणक 1.33 हो जाएगा। इसके अलावा एमपीसी कितना दिया गया है, एमपीसी 0.4 दिया गया है, तो एमपीसी दिया गया है तो गुणक बराबर हो जाएगा के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.4, तो 1/6 हो जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा, और जब 6 को 10 से भाग करेंगे तो 1.66 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गुणक के सही मान हैं, एमपीसी जब 0.2 है तो गुणक कितना आएगा, एमपीसी जब 0.2 है तो गुणक आ रहा है 1.25, एमपीएस जब 0.5 है तब गुणक 2 आ रहा है, एमपीएस जब 0.75 है तब गुणक 1.33 आ रहा है, और एमपीसी जब 0.4 है तब गुणक 1.66 आ रहा है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है 11 नंबर प्रश्न का। अगला 12 नंबर प्रश्न, सोलो मॉडल में सतत समृद्धि की स्थिति के संदर्भ में समयोपरि उत्पादन वृद्धि दर होगी वर्धमान, ह्रासमान, स्थिर, उतार चढ़ाव वाली। तो सोलो मॉडल में सतत समृद्धि की स्थिति के संदर्भ में समयोपरि उत्पादन वृद्धि दर स्थिर होगी। स्थिर सी ऑप्शन में दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद की परिकल्पना की? तो रेनी एवं फे तथा डी रिकार्डो ने द्वैतवाद की परिकल्पना की थी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर बी सही। अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मूल रूप से टर्नपाइक प्रमेय का प्रतिपादन किया? तो डॉर्फमैन, सैमुअल्सन एवं सोलो ने टर्नपाइक प्रमेय का प्रतिपादन किया। ए ऑप्शन सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला 15 नंबर प्रश्न, पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन लिंकेज निम्न में से किस प्रकार की समृद्ध रणनीति के लिए प्रासंगिक है? तो पश्चगामी एवं अग्रगामी लिंकेज जो है असंतुलित विकास रणनीति के लिए प्रासंगिक है, और असंतुलित विकास रणनीति का प्रतिपादन जो है हर्समैन द्वारा दिया गया था। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर प्रश्न, श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? जे शुम्पीटर, जे आर हिक्स, कार्ल मार्क्स, टी आर माल्थस। तो श्रम की आरक्षित सेना का प्रयोग कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। सी सही है 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर। अगला 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हैरड तटस्थ तथा हिक्स तटस्थ दोनों तकनीक प्रगति को स्वीकार किया गया है? तो काप डगलस उत्पादन फलन में हैरड और हिक्स
तटस्थ तकनीक प्रगति को स्वीकार किया गया है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न, सूची को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में योजना मॉडल दिया गया है और सूची सेकंड में योजना प्रस्तावकर्ता के नाम दिए गए हैं। बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान का संबंध जो है टाटा बिरला ग्रुप से है, बिरला टाटा ग्रुप से। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, A4। आगे गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण द्वारा दिया गया था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। अगला पीपुल्स प्लान, पीपुल्स प्लान एम एन राय ने दिया था, सेकंड से हो जाएगा। और डी सर्वोदय उपागम, सर्वोदय उपागम JP नारायण द्वारा दिया गया था, थर्ड हो जाएगा। तो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किए जाने के लिए मानदंड नहीं है? अधिक जनसंख्या, खराब अवसंरचना, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, अव्यवहार्य राज्य वित्त। तो विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किए जाने का जो मानदंड है वह खराब अवसंरचना, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, अव्यवहार्य राज्य वित्त है, अधिक जनसंख्या नहीं है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है, ए। अगर विशेष श्रेणी राज्य घोषित किए जाने हैं तो आवश्यक मापदंडों की बात की जाए तो गाडगिल सिफारिश के आधार पर पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, या जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन होना चाहिए तथा अव्यवहार्य राज्य वित्त होना चाहिए। यह विशेष श्रेणी के राज्य घोषित किए जाने हेतु आवश्यक मानदंड हैं जो DR गाडगिल द्वारा निर्धारित किए गए थे। अब किस वर्ष से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने का प्रावधान है राज्यों को? तो 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विशेष राज्य दर्जा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है किया गया है। और 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना है। अब इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं का खर्चा कैसे होता है? तो जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों में केंद्रीय नीतियों का 90% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में खर्च की हिस्सेदारी जो होती है वह 60:40 होती है। 60% केंद्र द्वारा वहन किया जाता है और 40% राज्य द्वारा वहन किया जाता है। तो इस प्रकार से विशेष श्रेणी का जो राज्य घोषित किए जाने के लिए आवश्यक मापदंड है उसमें अधिक जनसंख्या को नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर प्रश्न, किसी नियोजन परियोजना की संगतता एवं व्यवहार्यता की जांच के लिए निम्न में से किस मूल्य का उपयोग किया जाता है? बाजार मूल्य, छाया मूल्य, प्रशासित मूल्य, नियंत्रित मूल्य। तो छाया मूल्य का प्रयोग किया जाता है। 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार व्यापक आगत निर्गत मॉडल का उपयोग किया गया? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में प्रथम बार आगत निर्गत मॉडल का प्रयोग किया गया, जो सैंडी सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो तृतीय योजना ऑप्शन सी में दिया गया है। तृतीय योजना के अगर समय की बात की जाए तो 1961 से 66 तक तीसरी योजना का कार्यकाल रहा। तीसरी योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों पर विशेष बल दिया गया। 1964 में तृतीय योजना के दौरान ही बोकारो संयंत्र स्थापित किया गया, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया
म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई। 1964 में डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई तथा 1965 में ही कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1966 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चालू की गई। देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया और वार्षिक योजना लागू की गई। तो इस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने पुनर्निवेश कसौटी को विकसित किया? तो वाल्टर गैलेंसन एवं हार्वे लेविस्टीन ने पुनर्निवेश कसौटी मॉडल को विकसित किया। ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में विकेंद्रीकृत योजना के लिए क्षेत्र उपागम की वकालत की? तो डी.आर. गाडगिल ने भारत में विकेंद्रीकृत योजना के लिए क्षेत्र उपागम की वकालत की। डी.आर. गाडगिल ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला 24 नंबर प्रश्न, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निजी संप्रेषण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में विदेशी ऋण को और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शामिल किया जाता है। निजी संप्रेषण या निजी प्रेषण को शामिल नहीं किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह फर्स्ट और सेकंड जिस ऑप्शन में होगा डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा भुगतान शेष के पूंजी खाते के घटकों की अगर बात की जाए तो विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा एनआरआई जमाओं को भी शामिल किया जाता है। उधार या विदेशी सहायता, विदेशी निवेश या एनआरआई जमाओं को भुगतान शेष के पूंजी खाते के घटक के रूप में शामिल किया जाता है। भुगतान शेष के चालू खाते के घटक के रूप में वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाओं के आयात निर्यात तथा चालू हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष हमेशा असंतुलित रहता है तथा भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहता है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार शेष हमेशा असंतुलित रहता है और भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहता है। अगला है 25 नंबर प्रश्न, उकसाने वाले ऋण के बारे में निम्न में कौन सा विकल्प सही है? यह ब्याज की शुरुआती दर होती है, यह दर स्थायी प्रकृति की होती है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों में कोई भी सही नहीं है। तो उकसाने वाले ऋण जो हैं टीजर लोन, वह ब्याज की शुरुआती दर होती है। ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। किसे कहते हैं उकसाने वाले ऋण या टीजर लोन? तो जब बैंक प्रारंभिक वर्षों में थोड़ा कम दर और बाद के वर्षों में उच्च दर पर ऋण प्रदान करती है तो उस ऋण को उकसाने वाला ऋण कहा जाता है। यह दर स्थायी नहीं होती है, एक निर्धारित समय के बाद समाप्त हो जाती है, स्थायी प्रकृति की नहीं होती है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन उद्योगों में मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अल्पावधिक बेरोजगारी के सृजन की सर्वाधिक संभावना है? निम्न में से किन उद्योगों में मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अल्पाधिक बेरोजगारी के सृजन की सर्वाधिक संभावना है? तो यह है आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग में। बी ऑप्शन सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गैर प्रशुल्क अवरोध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो गैर प्रशुल्क अवरोध के रूप में जो वर्गीकृत किया जाएगा वह होगा फाइटोसैनिटरी उपाय। फाइटोसैनिटरी उपाय फर्स्ट हो जाएगा और पर्यावरणीय मानक, फाइटोसैनिटरी उपाय और पर्यावरणीय मानक जो है यह सी ऑप्शन में दिया गया है।
इसलिए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया? किसने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया? तो जेई मिड ने विकसित किया। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक बेसल थर्ड मानकों का मुख्य कार्यक्षेत्र नहीं है? जोखिम आच्छादन बेसल थर्ड मानकों का मुख्य कार्यक्षेत्र है। बैंक शाखा विस्तार, यह कार्यक्षेत्र बेसल थर्ड के मानकों में नहीं आता है। पूंजी पर्याप्तता पूंजी प्रबंधन यह आता है, और पर्याप्तता तरलता आता है। बी ऑप्शन नहीं आता है, नहीं पूछा गया है, तो बी सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला प्रवाह है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी वाणिज्यिक उधार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, IMF तथा विश्व बैंक द्वारा विदेशी सहायता। विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला प्रवाह जो है वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सी ऑप्शन में है। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारें अपने सकल वित्तीय घाटे का वित्तीयन करती हैं केंद्र सरकार से ऋण लेकर, ब्याज बाजार से ऋण लेकर, बाह्य स्रोतों से ऋण लेकर। तो भारत में राज्य सरकारें अपने सकल वित्तीय घाटे का वित्तीयन जो है वह केंद्र सरकार से ऋण लेकर करती हैं और बाजार से ऋण लेकर करती हैं, बाह्य स्रोतों से ऋण नहीं लेती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो कोट में दिया गया होगा वही सही, मतलब ए ऑप्शन सही है 31 नंबर प्रश्न का। अगला 32 नंबर प्रश्न है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि में आरंभ किया गया? 25 दिसंबर 2014, 20 मार्च 2015, 25 फरवरी 2016, 30 दिसंबर 2015। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 33 नंबर प्रश्न, भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किस कारण से है? कोट फर्स्ट, कृषि की उत्पादकता स्थिरता में है। सेकंड, कृषि के विविधीकरण में अधिक प्रगति नहीं हुई है। और थर्ड, कृषि वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। तो भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता का कारण जो है कृषि की उत्पादकता स्थिरता में है, यह एक कारण होगा। और कृषि के विविधीकरण में अधिक प्रगति नहीं हुई है। दो फर्स्ट और सेकंड जिस कोट में होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघु बचत योजना में शामिल नहीं है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना। तो लघु बचत योजना में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल नहीं है, ए ऑप्शन सही है 34 नंबर प्रश्न का। अगला 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष से केंद्र की सभी कर आय केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजनीय हो गई? तो 2003 से केंद्र की सभी आयकर केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजनीय हो गई हैं। यह एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें ए और बी दोनों सही लग रहे हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सही जननांगिकी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है जिसका संबंध आमतौर पर आर्थिक विकास के साथ जुड़ा है? कोट ए नंबर फर्स्ट ऑप्शन, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ठीक। निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ठीक। और निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाता है? यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो उसे आनुपातिक कर कहा जाता है। आनुपातिक कर सी ऑप्शन में दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। तथा यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत बढ़ता है
तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाएगा, और अगर घटता है तो उसे प्रतिगामी कर कहा जाएगा, और स्थिर रहता है तो आनुपातिक कर कहा जाएगा। तो इसमें स्थिर पूछा गया है, इसलिए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, बैंकों में जमा। सेकेंड, बैंकों में सावधि जमा। थर्ड, बैंकों में बचत जमा। और फोर्थ, मुद्रा। तो तरलता के आधार पर इनका सही आरोही क्रम क्या होगा? सबसे जो तरल संपत्ति होगी वह होगी मुद्रा। मुद्रा सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन में मुद्रा, या 4 नंबर ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार से सबसे अतरल जो होगा वह हो जाएगा बैंकों में सावधि जमाएं, पहले सेकंड हो जाएगा, फिर इसके बाद बैंकों में बचत जमाएं थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद बैंकों में मांग जमाएं फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद मुद्रा। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सी ऑप्शन में दिया गया। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, बजट के प्रचलों जिनमें सार्वजनिक व्यय सम्मिलित है कि स्थिर रहने पर, कर के रोपण करने पर यदि आय के वितरण की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे कर के करापात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभावी करापात, मौद्रिक करापात, सापेक्ष करापात, विशिष्ट कर करापात। क्या है क्वेश्चन? बजट के प्रचलों जिसमें सार्वजनिक व्यय सम्मिलित है कि स्थिर रहने पर, कर के रोपण करने पर यदि आय के वितरण की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे कर के करापात को कहा जाता है। तो ऐसे करके करापात को विशिष्ट कर करापात कहा जाता है। डी ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 30 नंबर प्रश्न, नीलामी के माध्यम से टी बिलों की बिक्री की जाती है। इस तरीके से मूल्य जानने में सहायता की जाती है। कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सत्य है, आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्माण हेतु सामाजिक लागत वक्र निजी लागत वक्र से ऊपर रहता है? सकारात्मक वाह्यता, नकारात्मक वाह्यता, सार्वजनिक संपत्ति, निकट सार्वजनिक वस्तुएं। तो निर्माण हेतु सामाजिक लागत वक्र निजी लागत वक्र से ऊपर रहता है, तो यह हो जाएगा नकारात्मक वाह्यता बी ऑप्शन में दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन निष्पादन एवं कार्यक्रम बजटिंग प्रणाली के मामले में सही है? ऑप्शन ए, इसमें केवल परिणाम पर जोर दिया जाता है। बी, इसमें परिणाम पर अधिक तथा व्यय बंटन पर कम जोर दिया जाता है। इसमें केवल व्यय बंटन पर जोर दिया जाता है। इसमें व्यय बंटन पर अधिक और परिणाम पर कम जोर दिया जाता है। तो निष्पादन एवं कार्यक्रम बजटिंग प्रणाली में परिणाम पर अधिक तथा व्यय बंटन पर कम जोर दिया जाता है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने कर के प्रभावी करापात सिद्धांत को विकसित किया? उर्सुला के हिक्स, जे.आर. हिक्स, एच. डाल्टन, ए.सी. पिगू। तो प्रभावी करापात सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो है वह उर्सुला के हिक्स को जाता है। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है।